हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। माई सेल्फ ओमकार वत्स। और लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की हम यूनिट पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले तो उसमें हमने देखा था लास्ट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसकी वजह से वो पूरा सॉल्व नहीं हो पाया था। तो हमने फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड निकाला था वहां पे, जिसकी वैल्यू आई थी Q इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, या क्यू वी बी साइन थीटा हम वैल्यू वहां से निकाल सकते थे। तो यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, जैसे कि अगर हमें डायरेक्शंस बतानी थी तो डायरेक्शन के लिए मैंने बताया था कि यहाँ पे हम राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज कर सकते हैं या तो, ठीक है, या फिर अगर हम डायरेक्शन का मैंने एक और कंसेप्ट बताया था कि वो हमसे मान लो ऐसे बोल देता है कि वेलोसिटी इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट से इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट जो 11th क्लास का कंसेप्ट है, और मैंने सिंपल सा तुमको बताया था हर वैल्यूज को क्या करो, दो बार लिख लिया करो ऐसे। और मान लो कहीं पे आता है आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे करते हैं तो क्या आएगा, वो नेक्स्ट वाला आएगा, क्या आएगा, के आ जाएगा। ऐसे मान लो जे क्रॉस के करते हो तो क्या आता है, आई आएगा। के क्रॉस आई करते हो तो क्या आएगा, जे आएगा। अगर ये कहीं पे रिवर्स हो जाता है, मान लो हम बात करते हैं आई क्रॉस के, तो उल्टा आना पड़ रहा है, जे आएगा, आएगा थर्ड वाला ही क्योंकि परपेंडिकुलर है, बट वो वैल्यू किस में आ जाएगी, फिर माइनस में आ जाएगी। मींस के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस आई, आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे, जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के। तो इस तरह से हम इन वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू आई थी एफ वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू क्रॉस वी, क्यू इंटू में वी क्रॉस बी। अगर हम वैल्यू वैसे देखते थे तो एफ की वैल्यू क्या आई थी, क्यू वी बी साइन थीटा। अगर हम यहां से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को डिफाइन करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा हमें ये देखना है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करें तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये सब डिवाइड में आ जाएगा, एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। हम क्या करें, जो भी वैल्यू आई है सबको वन वन रखते चले जाओ। जैसे चार्ज की वैल्यू क्या होगी, 1 कूलम, वी वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा चार्ज पार्टिकल, 1 मीटर पर सेकेंड, एंगल 1 थीटा, साइन थीटा कितने पे होता है 1, जब इसकी वैल्यू क्या हो जाए 90 डिग्री। अगर ये सब वैल्यूज 1 हो जाए तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से एफ आ जाएगी। डिफाइन कर दो, रट्टा मारने वाली कोई बात ही नहीं होती है, रट्टा मारना ही नहीं है बिल्कुल भी, सिंपल सी बात है, यहीं से देखते जाओ। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फोर्स के इक्वल आ गई, बट आई कब, इफ, जब हमने क्या किया, व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम मूविंग विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। 90 का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। अब ये मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, ये तुम पॉज करके अपने आप इसको समझ के अच्छे से कॉपी में इसको नोट डाउन करना है सबको, कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम मूविंग विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, तो यहां से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम यूनिट की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हो जाएगी टेस्ला। अगर वो हमसे बोलता है 1 टेस्ला को डिफाइन करो, 1 टेस्ला क्या है, यूनिट। जब भी यूनिट को डिफाइन करते हैं तो हर वैल्यू को क्या रखते जाया करो, 1 1 रखते जाओ। ये है हमारे पास फॉर्मूला, सबको 1 रखते जाओ। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 1 टेस्ला होगी कब, जब फोर्स कितना हो जाए, 1 न्यूटन हो जाए, चार्ज कितना हो जाए, 1 कूलम हो जाए, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, एंगल हो जाए 90। अपने आप डेफिनेशन बनानी है, कैसे, मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 1 टेस्ला होगी कब, व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम मूविंग विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड नाउ एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ, पहले हमें फोर्स को एफ ही माना था, नाउ इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। तो उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 1 टेस्ला होती है। क्लियर है ये बात, बहुत इजी से वे में समझना है सबको। मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम मूविंग विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। तो यहां से हम मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं, यहां से हम 1 टेस्ला को डिफाइन कर सकते हैं। ये होता है इसका कंसेप्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो हम इसके लिए 2 रूल्स पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, 2 लॉ पढ़ने हैं। एक होता है बायट-सावर्ट्स लॉ, एक होता है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो बायट-सावर्ट्स लॉ में
बस कंसेप्ट ये होता है कि कोई भी कंडक्टर होता है वो किसी भी शेप का हो सकता है, बस हमें एक करंट एलिमेंट मानना है स्मॉल, और पहले स्मॉल वैल्यू निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की, टोटल निकालने के लिए उसका इंटीग्रेशन करते हैं। और एम्पियर सर्किटल लॉ में हमेशा हम क्लोज लूप कंसिडर करते हैं, किसी भी बॉडी का मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए उसमें क्लोज लूप होना चाहिए, क्योंकि क्लोज लूप के लिए वैल्यू आती है। तो वन बाय वन पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बायट-सैवर्ट्स लॉ। बायट-सैवर्ट्स लॉ, बायट-सैवर्ट्स लॉ में अभी जैसे मैंने बताया एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि बायट-सैवर्ट्स लॉ ऑलवेज डील्स विद द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। बायट-सैवर्ट्स लॉ में कभी भी एक साथ टोटल वैल्यू नहीं आती है, हमेशा ये क्या करता है, इट डील्स विद स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। ठीक है, कभी भी एक साथ वैल्यू नहीं निकालेंगे, पहले एक स्मॉल एलिमेंट मानेंगे करंट का, कंसीडर करेंगे स्मॉल लेंथ, कंसीडर करेंगे डीएल, उससे मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा आएगा, स्मॉल आएगा। स्मॉल एक बार मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा तो फिर उसका इंटीग्रेशन कर दो, क्या आ जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है वहां से। ठीक है, तो कैसे हमें निकालना बायट-सैवर्ट्स लॉ, इसमें क्या है ना, ये एक दो टॉपिक ऐसे हैं, जैसे इससे पहले वाला टॉपिक हमने किया था फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, पहले उसके रिजल्ट याद रखो कि उसका रिजल्ट आता है F इक्वल्स टू QEB sin थीटा। वहां से हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B sin थीटा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B, बाद में उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना अगर आए तो। ऐसे बायट-सैवर्ट्स लॉ, इसका ना एक बार कर रहे हैं हम, उसको समझना अच्छे से, लेकिन फिर भी इसका रिजल्ट पहले याद रखा करो, और डायरेक्टली इनवर्सली को तो बाद में लिख लेते हैं कि कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है, तो सबसे पहले करंट एलिमेंट, पहले तो कोई भी बॉडी हमने कंसीडर की, बायट-सैवर्ट्स लॉ करते हैं। मान लो लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर XY, मान लो हमारे पास ये कोई कंडक्टर है XY। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, मान लो करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें, I करंट है इस पे, I करंट जब इसमें से फ्लो हो रहा है, पहले क्या करना है हमको, कभी भी ये वैल्यू एक साथ इस XY कंडक्टर के लिए नहीं निकाल सकते। अभी मैंने ऊपर लिख दिया, क्या मानना पड़ेगा, एक करंट एलिमेंट, तो एक हमने स्मॉल लेंथ इसमें से कंसीडर की, मान लो ये हमने स्मॉल लेंथ कंसीडर की, कितनी हो जाएगी, DL। पहले मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए निकालोगे, एक स्मॉल लेंथ के लिए निकालोगे, DL के लिए। ठीक है, मान लो किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम, इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, P पॉइंट पे, जिसका यहां से डिस्टेंस हमें दे रखा है R। ठीक है, इस R डिस्टेंस पे हमें वैल्यू निकालनी है DL की वजह से, टोटल निकालेंगे, इंटीग्रेशन करोगे। मान लो यहाँ पे इसने एंगल कितने का बनाया, थीटा का एंगल बनाया है। क्लियर है, क्या लिखोगे, वो एक लाइन, पहले तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं इसकी। कंसीडर ए कंडक्टर XY carrying current I, consider a small element DL, we have to calculate magnetic field at point P due to this current element which is at distance R from it and makes an angle theta। क्लियर है, तो अब हमें क्या करना है, वो लाइन एक लिख देंगे कि let the small magnetic field depends on following factors, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो यहां से देखते जाओ। अब सिंपल सी बात है, इसमें जो भी चीजें आ रही है ना, सबका कंसेप्ट देखते जाओ बस। डीबी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, क्योंकि करंट के तो डायरेक्टली होता है कि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। डीएल की बात करो, डीएल अगर स्मॉल लेंथ होती तो इस पे करंट भी कम होता, करंट कम होता तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम रहेगा। एलिमेंट अगर बड़ा हो गया तो करंट एलिमेंट है, करंट ज्यादा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा हो जाएगा, मींस डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल। बात करते हैं एंगल की। एंगल का मैंने बताया था, कौन सा ऐसा एंगल है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसमें वैल्यूज बढ़ने के साथ साथ, मतलब एंगल बढ़ाओगे तो वैल्यू इंक्रीज होती है, क्या होता है वो, साइन थीटा। एंगल आ गया। डिस्टेंस की बात करो, दो मैग्नेट्स हैं, डिस्टेंस कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा लगाती हैं, डिस्टेंस इंक्रीज कर दोगे, मैग्नेटिक फील्ड या उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन क्या होता जाता है, कम होता जाएगा। मींस इनवर्सली हुआ, डिस्टेंस कम, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। मैग्नेट होती है एग्जांपल, अट्रैक्ट करती है, डिस्टेंस इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड कम, इनवर्सली। dv इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। जब इसको हम कंबाइन करते हैं, ऑन कंबाइनिंग, क्योंकि लेफ्ट साइड में हर एक में क्या आ रहा है, dv,
डायरेक्ट लिख सकते हैं dv इज प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखेंगे k, dv इक्वल्स टू k i dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये क्या होता है बायट-सैवर्ट्स लॉ होता है। एक चीज समझेंगे, जैसे हमने वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में रखी थी k की वैल्यू, k डिपेंड्स ऑन मीडियम, k जो होता है यहाँ पे मीडियम पे डिपेंड करेगा, मींस इसकी जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, ठीक है। इसीलिए k हमने एक वैल्यू कंसीडर करनी है। मान लो हम किस में मान लेते हैं, इन फ्री स्पेस, इसकी एक वैल्यू हम कंसीडर करते हैं फ्री स्पेस में, ठीक है। फ्री स्पेस में k को क्या कंसीडर करते हैं हम, k इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट क्या है यहाँ पे, वहां पे एप्सिलॉन नॉट लिखा था हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ये वैल्यू क्या आई है म्यू नॉट बाई 4 पाई। म्यू नॉट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस। हमने वैल्यू किस में लिया है, फ्री स्पेस में लिया, वैक्यूम में वैल्यू मान ली इसकी क्या होती है k इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस। तो इसकी जो वैल्यू रखनी है कांस्टेंट जो वैल्यू आती है, इसको सॉल्व करके आता है 10⁻⁻⁷। क्लियर है, तो इस पूरे को सॉल्व करके आएगा 10⁻⁷। यहां पे लिख सकते हैं हम ये, फिर dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k की वैल्यू क्या रख दोगे म्यू नॉट बाई 4 पाई i dl sin थीटा बाई r स्क्वायर। ये वैल्यू होती है किसकी, बायट-सैवर्ट्स लॉ की। तो यहां से हम इसको सॉल्व करके ये वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी। अगर हम बात करें भाई, अब देखो छोटे छोटे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर कोई बात करेगा भाई म्यू नॉट की यूनिट बताओ, म्यू नॉट की यूनिट क्या होगी, परमिएबिलिटी की यूनिट क्या होगी, बस सिंपल सा छोटी क्लासेस वाला कंसेप्ट याद रखो, जिसकी यूनिट निकालनी है उसको एक साइड में रखो, बाकी सबको दूसरी साइड में ले जाओ। क्या आ जाएगी, जैसे म्यू नॉट की यूनिट निकालते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4 पाई, डीवी तो इधर है ही, डीवी 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड में आएगा आई डीएल साइन थीटा। क्लियर, रखते जाओ वैल्यू। डीवी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला, 4 पाई की कुछ यूनिट नहीं होती, कांस्टेंट है, पूरा गुस्सा उतारना है इस पे, 4 पाई पे कुछ भी यूनिट नहीं आएगी। डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर, करंट की क्या होती है एम्पियर, डीएल लेंथ थी स्मॉल, क्या आ जाएगा मीटर, साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होगी, पूरा गुस्सा उतारना है, 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, क्या आई वैल्यू टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो म्यू नॉट की यूनिट होती है टेस्ला मीटर पर एम्पियर, मींस ये जो वैल्यू आई थी इसको हम लिख सकते हैं टेस्ला मीटर पर एम्पियर, यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, ये होता है हमारा बायट-सैवर्ट्स लॉ। एक और चीज होती है, जैसे मान लो अगर वो हमसे बात करें, अभी तो ये मैग्नीट्यूड वाइज हमने पढ़ा है, अगर हम बात करें इसकी डायरेक्शन भी बताओ मैग्नेटिक फील्ड को, मींस वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में वैल्यू क्या आएगी, डीवी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, क्या है स्केलर क्वांटिटी है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई भी क्या है स्केलर क्वांटिटी, साइन थीटा हटाना है, साइन थीटा हटाते हैं क्या आएगा क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन क्रॉस वाली तो कोई चीज नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कोई क्वांटिटी नहीं बची अब यहाँ पे। आई क्या है स्केलर, हम क्या करते हैं इसमें वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए इसको r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। r क्या था, ये जो पोजीशन वेक्टर था इसका, dl के साथ जो एंगल बना था r का, वही तो हमें एंगल देखना है, इनके बीच का तो एंगल था ये, dl और r के बीच का एंगल होता है, जिस पॉइंट पे वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, अच्छे से याद रखेंगे ये बात भी, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा, क्या आ जाएगी फ्री, dl क्रॉस r अपॉन क्या है r स्क्वायर तो पहले ही था, r क्यूब हो जाएगा क्योंकि r से हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो ये होती है इसकी वेक्टर फॉर्म, बहुत अच्छे से याद रखना है, डायरेक्शंस पे क्वेश्चन आते हैं, इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, साइन थीटा हटाओगे क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब हो जाएगा। फिर से वही चीज होगी, डायरेक्शन होगी क्या, डीएल क्रॉस आर तो आ गया, स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, ऐसे डीएल से रख के आर की तरफ घुमाना है, जहां भी डायरेक्शन आएगी बाहर आएगी, या अगर ऐसे आएगी इनवर्ट तो अंदर जाएगी। अगर एक्स वाई जे के बताता है तो वही आई जे के 2 बार लिखो, क्रॉस प्रोडक्ट करो, आंसर आ जाता है। तो ऐसे करके बायट-सैवर्ट्स लॉ को हमें किस में लिखना होता है, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं इसको।
ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। राइट हैंड स्क्रू रूल से डायरेक्शन निकालो इसकी, या वेक्टर अगर वैसे बता दे कि डीएल एक्स एक्सिस की अलोंग है, आर की वैल्यू जेड एक्सिस के अलोंग है, तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट से वही 2 बार लिखना है वैल्यूज को और सॉल्व करते जाओगे। क्लियर, ये होता है बार्ट-सेवर्ट्स लॉ। अगर हम इसकी एक एप्लीकेशन भी करते हैं, मान लो एक एप्लीकेशन हम इसकी निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। स्मॉल सी है, मतलब छोटा सा ही एक टॉपिक है, इसको और कर लेते हैं। इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। कैरिंग करंट तो जरूर लिखते हैं भाई, जब तक करंट नहीं होगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं आ सकता, ये चीज तो हमें क्लियरली याद रखनी है। तो कैरिंग करंट तो उसमें आएगा ही आएगा। अब देखो कैसे निकालोगे। एक सर्कुलर कॉइल कंसीडर करनी है हमको, सेंटर ऑफ पे उस पे वैल्यू निकालनी है, क्योंकि तो ये मान लो हमने एक सर्कुलर कॉइल कंसीडर की, ठीक है, ये हो जाएगी एक सर्कुलर कॉइल। करंट की डायरेक्शन मान लो दिखाने के लिए हमने इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ठीक है, कि करंट मान लो यहां से एंटर किया था इस सर्कुलर कॉइल में ऐसे, और यहां से ऐसे करंट इसमें बाहर आ जाएगा। ये दे रखा है इसका सेंटर, जिसपे हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मान लो कितने डिस्टेंस पे है, आर इसका डिस्टेंस गिवन है। डीएल जो होता है भाई सर्कुलर कॉइल में, तो डीएल जो होगी उसकी डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंट होता है वो, तो डीएल जो होगा टेंजेंट होगा। मींस यहाँ पे अगर डीएल की डायरेक्शन, क्योंकि ये चीज तो बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, बायट-सावर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन है। बायट-सावर्ट्स लॉ ऑलवेज डील्स विद द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। पहले तो एक करंट एलिमेंट मींस हमें डीएल की वैल्यू कंसीडर करनी ही पड़ेगी। जब डीएल की वजह से पहले स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आएगा डीवी, टोटल निकालने के लिए क्या करोगे, उसका इंटीग्रेशन करोगे। तो मान लो हमने एक स्मॉल लेंथ इसमें कंसीडर की, स्मॉल लेंथ क्या हो जाएगी, डीएल। टेंजेंशियली हमने कंसीडर कर लिया इसको टेंजेंट। एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का। हमें क्योंकि एंगल भी किस किस के बीच का चाहिए, अभी अभी बताया था। बायट-सावर्ट्स लॉ जब भी करते हैं तो डायरेक्शन बताने के लिए जो एंगल देखते हैं, साइन थीटा जो देखते हैं, किस किस के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वो डीएल का और आर का। तो ये इनके बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। सिंपल याद रखो, किसकी एप्लीकेशन है भाई, अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट्स लॉ, बीएसएल लिख देते हैं। पहले एक बार लिख लेते हैं क्या होता है, dv इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री, साइन 90 क्या होता है 1, वैल्यू आ जाएगी dv इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल बाई आर स्क्वायर। ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास। अब क्या करना है, स्मॉल वैल्यू आई, टोटल निकालना है। क्या करोगे, इंटीग्रेशन। सिंपल लिख दो ना फिर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो। इधर डीवी का इंटीग्रेशन, इधर किसका होगा, जिसकी स्मॉल वैल्यू होती है उसी का तो इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि टोटल वैल्यू आएगी। जो कांस्टेंट है उसको तो एज इट इज लिख दो, बाहर लिख दो, इंटीग्रेशन में डायरेक्ट लिख दो, एक स्टेप हटा देते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर। कांस्टेंट वैल्यूज हैं, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा, डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब डीवी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, बी, टोटल वैल्यू आ गई मैग्नेटिक फील्ड की, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर। डीएल क्या है, स्मॉल लेंथ। ये क्या दिया था, सर्कुलर कॉइल। सर्कल की टोटल लेंथ कितनी होती है, जितना उसका सरकमफ्रेंस होता है, 2 पाई आर। क्लियर, कैंसिल कर दो बेशक, एक आर से एक आर कैंसिल, 2 2 जा 4, पाई से पाई कैंसिल। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। कई बार ये जो रेडियस हमने यहाँ पे आर कंसीडर किया है, इसको वो ए भी कंसीडर कर लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस मानना कुछ भी मान लो, म्यू नॉट आई बाई 2a भी आ सकता है। तो ये वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगी। तो ये होती है इसकी एप्लीकेशन। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे एक्सेस ऑफ सर्कुलर कॉइल, इसकी एक और एप्लीकेशन जो है। क्लियर है, तो तब तक ये अच्छे से रिवाइज करना है। थैंक यू सो मच।